नमस्कार। आज हम श्री लोटस डेवलपर्स एंड रियलिटी लिमिटेड के आने वाले आईपीओ को अंदर गहराई से देखेंगे। ये कंपनी मुंबई के रियल एस्टेट मार्केट में है, खासकर वेस्टर्न सबर्ब्स के अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट में। तो आज हम इनके रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस मतलब आरएचपी को खंगालेंगे ताकि निवेशकों को सही जानकारी मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये कंपनी करती क्या है, क्या खासियत है इनकी? देखिए, इनका मुख्य फोकस मुंबई के पश्चिमी उपनगरों पर है, जैसे जुहू, अंधेरी वगैरह। यहाँ ये अल्ट्रा लग्जरी और लग्जरी रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टीज बनाते हैं। अच्छा। इनकी स्ट्रैटेजी में ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स हैं, मतलब बिल्कुल नई जमीन पर। फिर रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स भी हैं और जॉइंट डेवलपमेंट अग्रीमेंट्स भी। और एक दिलचस्प बात, ये एसेट लाइट मॉडल पर भी काफी जोर दे रहे हैं आजकल। एसेट लाइट रियल एस्टेट में वो कैसे काम करता है, खासकर लग्जरी सेगमेंट में जहां जमीन कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इतनी ज्यादा होती है? हाँ, मतलब वो कोशिश करते हैं कि खुद कम से कम जमीन या प्रॉपर्टी होल्ड करें। ज्यादातर काम जॉइंट वेंचर्स या डेवलपमेंट मैनेजमेंट एग्रीमेंट्स के जरिए करते हैं। पूंजी कम लगती है इसमें। समझी। इनकी एक बड़ी ताकत है इनके प्रोमोटर आनंद कमल नायन पंडित। उन्हें 24 साल से ज्यादा का अनुभव है इस फील्ड में। ओके। और हाँ, टाइम पर प्रोजेक्ट पूरा करना और प्रीमियम ब्रांडिंग, ये इनकी पहचान है। आरएचपी में लिखा है कि जुहू जैसे मार्केट में इनकी कीमतें एवरेज से करीब 22% ज्यादा हैं। 22% प्रीमियम, ये तो बहुत ज्यादा है। क्या इनके पास इतने प्रोजेक्ट्स हैं जो इसे जस्टिफाई कर सके? देखिए, 30 जून 2025 तक का डेटा देखें तो 5 प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, करीब 0.80 मिलियन स्क्वायर फीट के, और 11 आने वाले प्रोजेक्ट्स हैं जो करीब 4.97 मिलियन स्क्वायर फीट के होंगे। बाप रे, काफी बड़ा पाइपलाइन है। हाँ, और ज्यादातर वेस्टर्न सबर्ब्स भी हैं। फाइनेंशियली भी पिछले कुछ सालों में रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों में ग्रोथ दिखी है। तो इतने सारे प्रोजेक्ट्स के लिए फंड्स तो चाहिए ही होंगे, शायद इसीलिए ये आईपीओ ला रहे हैं। क्या उद्देश्य है इसके? बिल्कुल सही, ये इशू है करीब 7,920 मिलियन रुपए का। इसमें से 20 मिलियन एम्प्लॉइज के लिए रिजर्व्ड हैं। ठीक है। जो पैसा जुटेगा, मतलब नेट प्रोसीड्स, उसका बड़ा हिस्सा जाएगा इनकी 3 सब्सिडरीज में, रिचफील्ड रियल एस्टेट, ध्यान प्रोजेक्ट्स और त्रिक्षा रियल एस्टेट, ताकि उनके चल रहे प्रोजेक्ट्स जैसे अमाल्फी, द आर्केडियन और वरुण, उनको फंडिंग मिल सके। और बाकी पैसा? बाकी जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए इस्तेमाल होगा। और हाँ, केयर रेटिंग्स को मॉनिटरिंग एजेंसी बनाया गया है। वो नजर रखेंगे कि पैसा सही जगह लग रहा है या नहीं। चले, ये तो हुई पॉजिटिव बातें, लेकिन निवेश है तो रिस्क भी होंगे। यहाँ क्या चिंताएं हैं, किन बातों पर ध्यान देना चाहिए? सबसे बड़ा रिस्क तो मेरे हिसाब से इनका ज्योग्राफिकल कंसंट्रेशन है। मतलब ये पूरी तरह से मुंबई के वेस्टर्न सबर्ब्स के माइक्रो मार्केट पर निर्भर हैं। कहा। और इसके अलावा और क्या रिस्क्स हैं? देखिए, रियल एस्टेट में प्रोजेक्ट्स टाइम पर पूरे ना हो पाने का खतरा तो हमेशा ही रहता है। हाँ, वो तो है। फिर बिना बिकी इन्वेंट्री, 30 जून 2025 तक इनके कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स में 85 यूनिट्स और ऑनगोइंग में 167 यूनिट्स अनसोल्ड थी। ओ, ये नंबर तो ध्यान देने वाला है। हाँ, रेवेन्यू में भी उतार चढ़ाव रहा है। और एक और बात, ये कंस्ट्रक्शन के लिए थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्टर्स पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। जैसे एक कॉन्ट्रैक्टर श्री गजानंद एसोसिएट्स का पिछले 3 सालों में कंपनी के कुल खर्चों में 21% से 30% तक का हिस्सा रहा है। अच्छा, मतलब किसी एक कॉन्ट्रैक्टर पर इतनी निर्भरता भी एक रिस्क हो सकता है? जी हाँ। नियमों के पालन को लेकर भी कुछ मुद्दे रहे हैं क्या? रेगुलेटरी कंप्लायंस? और देखिए, सब्सिडियरीज का परफॉर्मेंस कैसा रहता है उस पर निर्भरता है। आईपीओ के बाद भी प्रमोटर्स की हिस्सेदारी काफी ज्यादा रहेगी, मतलब परसेंट। अभी फिगर फाइनल नहीं है। और रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस, मतलब प्रमोटर्स या उनसे जुड़ी कंपनियों के साथ लेन देन, उनमें हितों के टकराव का संभावित रिस्क भी है। और कुछ लिटिगेशन, मतलब कानूनी मामले भी चल रहे हैं, जैसे मंग्याला कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी वाला एक मामला है। ओके, अब जरा प्रमोटर्स और मैनेजमेंट पर बात करते हैं। आनंद पंडित के अलावा और कौन है? मैनेजमेंट टीम कैसी है? प्रमोटर्स में आनंद कमल नायन पंडित तो हैं ही, उनके साथ रूपा आनंद पंडित और अश्का आनंद पंडित भी हैं। आनंद पंडित चेयरमैन और एमडी हैं, 24 साल के अनुभव के साथ। अश्का आनंद पंडित फुल टाइम डायरेक्टर हैं। ठीक है। मैनेजमेंट टीम में अनुभवी सीईओ, सीएफओ और दूसरे की पर्सन्स शामिल हैं। और जैसा मैंने कहा, रिलेटेड पार्टीज के साथ काफी ट्रांजैक्शंस हुए हैं।
हालांकि आरएचपी में कहा गया है कि ये आर्म्स लेंथ बेसिस पर थे, मतलब सामान्य बाजार शर्तों पर। चलिए अब आईपीओ के स्ट्रक्चर और डिटेल्स पर आते हैं। ये इशू कैसा है? ये फ्रेश इशू है, मतलब कंपनी नए शेयर्स जारी कर रही है। फेस वैल्यू ₹1 प्रति शेयर है और ये बुक बिल्डिंग प्रोसेस के जरिए हो रहा है। इशू का साइज और प्राइस बैंड? इशू साइज 7,920 मिलियन तक का है। प्राइस बैंड अभी अनाउंस होना बाकी है, वो रहेगा। लिस्टिंग बीएसई और एनएसई दोनों पर होगी। कोटा किसके लिए कितना है? इसमें QIB यानी बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, NII यानी हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, रिटेल इन्वेस्टर्स और एम्प्लॉयज के लिए कोटा रिजर्व्ड है। बुक रनिंग लीड मैनेजर्स हैं मोनार्क नेटवर्थ कैपिटल और मोतीलाल ओसवाल इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स। ठीक है, आखिर में इंडस्ट्री आउटलुक पर बात करते हैं। जिस सेक्टर में ये है, मुंबई रियल एस्टेट, खासकर लग्जरी वाला, उसका भविष्य कैसा लग रहा है? कंपनी ने एक अनरॉक रिपोर्ट कमीशन की थी। उसके हिसाब से इंडियन रियल एस्टेट सेक्टर के लिए आउटलुक अच्छा है। वजह है शहरीकरण, बढ़ती इनकम, डेमोग्राफिक डिविडेंड यानी युवा आबादी और मुंबई रीजन MMR। हाँ, MMR में और खासकर वेस्टर्न सबब्स में डिमांड बढ़ रही है। अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, बेटर कनेक्टिविटी, ये सब फैक्टर्स हैं। और स्पेसिफिकली ये लग्जरी सेगमेंट जिस पर श्री लोटस का फोकस है, उसमें तो जबरदस्त ग्रोथ देखी गई है। जो घर 1.5 करोड़ से ज्यादा के हैं, उनका मार्केट शेयर 2021 में सिर्फ 3% था और 2025 की पहली तिमाही में ये बढ़कर 22% हो गया। अरे वाह, मतलब 3% से 22%। जी हाँ, तो कंपनी बिल्कुल सही सेगमेंट में प्ले कर रही है। लेकिन चुनौतियां भी होंगी। बिल्कुल, सबसे बड़ी चुनौती अफोर्डेबिलिटी। क्या लोग इतने महंगे घर खरीद पाएंगे? रेगुलेटरी बाधाएं भी हैं और कंपटीशन तो बढ़ ही रहा है। तो संक्षेप में कहें तो श्री लोटस डेवलपर्स मुंबई के आकर्षक लग्जरी मार्केट में एक मौका तो दे रहा है और अनुभवी प्रमोटर भी हैं। हाँ, लेकिन निवेशकों को वो ज्योग्राफिकल कंसंट्रेशन वाला रिस्क, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन का रिस्क और प्रमोटर का काफी ज्यादा कंट्रोल, इन सब बातों पर भी जरूर गौर करना होगा। और एक आखिरी सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। मुंबई के अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट में जो ये मांग की तेजी दिख रही है, क्या ये सस्टेनेबल है? क्या ये आगे भी जारी रहेगी, खासकर तब जब कंपटीशन बढ़ रहा है और कीमतें आसमान छू रही हैं? इस पर विचार करना जरूरी है।